नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर। आज हम फिर से हाजिर हैं और एक नई कहानी के साथ। मुझे वो लिफाफा आज भी याद है, जैसे कल ही की बात हो। मैंने कांपते हाथों से उसे देखा। उस पर मेरा नाम आर्यन किसी गहरी स्याही से लिखा था। मेरा दिल, जो बेंगलुरु की भाग दौड़ में अक्सर पत्थर हो जाता था, अचानक तेजी से धड़कने लगा। इसमें ऐसा क्या है, मैंने सोचा, और पंडित जी की पत्नी इतनी गुस्से में क्यों थी। मैं उस छोटे से आंगन में एक पुराने पत्थर पर बैठ गया। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर सानवी की जानी पहचानी लिखावट में एक खत था। मैंने पढ़ना शुरू किया। हर शब्द मेरे भीतर किसी धारदार चीज की तरह उतर रहा था। सानवी ने लिखा था कि वो जा रही है, और शायद जब मैं ये पत्र पढ़ रहा हूं वो इस दुनिया में ना हो। मेरे दिमाग में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो कहाँ गई? क्या वो सचमुच चली गई? कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? मैंने तुरंत उस बूढ़ी औरत को आवाज दी, सानवी कहाँ है? मुझे बताइए। लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। आंगन में सिर्फ गहरा सन्नाटा था। केवल तुलसी का पौधा, एक उदास आत्मा की तरह, हवा में हल्के हल्के हिल रहा था। मेरे मन में एक भयानक डर बैठ गया। मेरा नाम आर्यन है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं बेंगलुरु में रहता हूं, जहां की जिंदगी एक तेज रफ्तार मेट्रो की तरह है, बिल्कुल मस्त और जगमग। मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को देखता हूँ। मेरी आंखें आत्मविश्वास से भरी, रंग गोरा और कपड़े हमेशा लेटेस्ट फैशन के। मेरे दोस्त जो सब आईटी सेक्टर में हैं, कहते हैं आर्यन तू तो इस टेक वर्ल्ड का हीरो है यार। मैं एक टॉप टियर सॉफ्टवेयर कंपनी में एक मोटी सैलरी वाली नौकरी करता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, माइनस पैसा, गैजेट्स और भविष्य के बड़े सपने। बेंगलुरु की चमक दमक, वहां के रूफटॉप कैफे और वीकेंड्स की लेट नाइट पार्टीज मेरी जिंदगी का हिस्सा थीं। मैं हमेशा यही सोचता था, यही तो है असली जिंदगी। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में मेरा छोटा सा शहर देवप्रयाग, उत्तराखंड अब भी बसा था। वहां मेरे पापा श्रीकांत और मम्मी गायत्री रहते हैं, जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूं। मैं 12 साल का था जब गांव छोड़कर दिल्ली पढ़ने आया था। मेरे पापा मम्मी चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं और बड़ा इंजीनियर बनूं। मैंने उनकी बात मानी। मैंने दिन रात पढ़ाई की, 12वीं के बाद कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। अब मेरे पास एक शानदार नौकरी थी। लेकिन गंगा किनारे की शांति, पहाड़ों की ठंडी हवा और मम्मी के हाथ की कढ़ी चावल मुझे कभी कभी बहुत याद आते थे। मैं हर कुछ महीने में उनसे वीडियो कॉल पे बात कर लेता था। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौट रहा था। रास्ते में मम्मी का फोन आया। आर्यन बेटा, यहाँ कब आ रहे हो? बहुत दिन हो गए। उनकी आवाज में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई भारी बात छुपा रही हो। मैंने हंसकर कहा, मम्मी काम बहुत है यार, लेकिन अगले महीने पक्का आऊंगा। मम्मी ने थोड़ा रुककर कहा, नहीं जल्दी आओ। पापा की तबीयत अचानक, कुछ जरूरी बात है। मुझे लगा शायद पापा को बस थोड़ी थकान है। मैंने ज्यादा नहीं सोचा। ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली। स्पोर्ट्स कार की चाबी उठाई, बैग में कुछ कपड़े डाले और देवप्रयाग के लिए निकल पड़ा। देवप्रयाग बेंगलुरु से बहुत दूर था। मेरी यात्रा 2 दिन की थी। हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त पहाड़ों की हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। रास्ते में हरे भरे देवदार के पेड़ और गंगा का नीला पानी दिख रहा था। मैं अपने बचपन में खो गया। मुझे याद आया कैसे मैं स्कूल से भागकर विक्की, सोनू और मनु के साथ पहाड़ी रास्तों पर भटका करता था। हम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते, लंगूरों को केला खिलाते और फिर मम्मी की डांट सुनते। वो दिन कितने सरल थे। लेकिन अब मैं शहर का लड़का था। मेरी दुनिया में अब लैपटॉप, कोड और मल्टीनेशनल मीटिंग्स थीं। गांव की सादगी मुझे अब थोड़ी धीमी लगती थी। दूसरे दिन शाम को मैं देवप्रयाग पहुंचा। पहाड़ी रास्ते अब भी टेढ़े मेढ़े थे, धूल भरी हुई थी। हमारे घर के बाहर वही पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी छांव में हमारा पालतू कुत्ता टाइगर लेटा था। वो अब बूढ़ा हो गया था, पर उसका स्वागत का जोश वही था। मैंने कार रोकी तो वो भौंकता हुआ दौड़ा और मेरी टांगों से लिपट गया। मैं हंस पड़ा, अरे टाइगर तू तो अब भी वही है यार। मैंने उसका सिर सहलाया और वो मेरे पीछे पीछे घर की ओर भागा। घर के दरवाजे पर मम्मी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में कुछ अजीब सी उदासी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और बोली, बेटा तू कितना पतला हो गया, शहर में खाना नहीं मिलता क्या? मैंने हंसकर कहा, मम्मी शहर में सब मिलता है, पर तुम्हारा हाथ का स्वाद नहीं। पापा अंदर से आए। उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी और बोले, चल बेटा तू अब बड़ा अफसर बन गया है, पर पहाड़ी लड़का तो हमारा ही है ना। उस रात मम्मी ने मेरी पसंद का खाना बनाया, माइनस दाल भात, पहाड़ी रायता और खीर। खाते खाते मैंने पूछा,
मम्मी, तुमने फोन पर कहा था कि कोई जरूरी बात है। क्या है? मम्मी और पापा ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मम्मी ने धीरे से कहा, बेटा, वो बात बाद में करेंगे। तू थक गया होगा, पहले आराम कर। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा शायद पापा की तबीयत ठीक नहीं होगी। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और खाना खाकर सो गया। अगले कुछ दिन मैं घर पर रहा, अपने पुराने दोस्तों से मिला। विक्की अब भी वहीं एक छोटा ट्रेकिंग बिजनेस चलाता था। सोनू फौज में था और मनु शहर में ड्राइवर की नौकरी करता था। हम सब मिलकर पुरानी बातें करने लगे। विक्की ने हंसकर कहा, आर्यन, तू तो गूगल वाला हीरो बन गया। अब तो यहाँ तेरा मन नहीं लगता होगा। मैंने कहा, अरे इस जगह की बात ही अलग है यार। यहाँ का सुकून शहर में कहाँ। एक सुबह मैं छत पर चाय पी रहा था। मम्मी मेरे पास आईं और बोली, आर्यन, तू अब बड़ा हो गया है, नौकरी भी पक्की हो गई है। हमने तेरी शादी का फैसला किया है। मैं चौंक गया। शादी? मम्मी, अभी तो मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, वहाँ की लड़कियाँ। मम्मी ने मेरी बात काट दी। बेटा, शहर की लड़कियाँ ठीक हैं, पर हमने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। वो पास के गांव ऋषिकेश की है। मैंने हंसकर कहा, मम्मी, कम से कम उसकी फोटो तो दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसी है। मम्मी थोड़ा रुकी, फिर अंदर गईं और एक पुरानी फोटो लाईं। फोटो में एक लड़की थी जिसका चेहरा बिल्कुल सादा था, लेकिन उसके बैठने के तरीके से लग रहा था कि उसका बायां पैर असामान्य है। उसके शरीर का निचला हिस्सा दुपट्टे से ढका था। मैंने फोटो को गौर से देखा। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, मम्मी, ये तो, इसके पैर में कुछ दिक्कत है। मम्मी ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ बेटा, उसका नाम सानवी है। बचपन में एक हादसे में उसका बायां पैर लकवाग्रस्त हो गया था, पर वह बहुत अच्छी लड़की है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं बेंगलुरु का लड़का हूँ। मुझे हमेशा से फिट और ग्लैमरस लड़कियां पसंद थीं। मेरे दोस्त मुझे हीरो कहते हैं। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं इस लड़की से शादी करूंगा तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। मेरे सोशल सर्कल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन मम्मी ने मेरी बात नहीं मानी। वो गंभीर होकर बोली, आर्यन, मैंने सानवी के पापा को वचन दिया था। जब तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब थी और किसी ने हमारी मदद नहीं की, तब सानवी के पापा ने अपनी सारी जमीन गिरवी रखकर इलाज में सहायता की थी। उन्होंने कहा था कि जब सब ठीक हो जाएगा तब दोनों बच्चों की शादी करूंगा। यह वचन मैंने तब दिया था जब तू छोटा था। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकती। मैं गुस्से में बोला, मम्मी, ये क्या बात हुई? तुमने मुझसे बिना पूछे वचन दे दिया। मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, मेरी जिंदगी अलग है। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू शहर में रहता है, पर हम पहाड़ी लोग हैं। यहाँ वचन की बहुत इज्जत होती है। अब हमारा फर्ज है कि उनकी बेटी को अपनाएं। पापा, जो अब तक चुप थे, बोले, आर्यन, तू हमारा इकलौता बेटा है। हम बस इतना चाहते हैं कि तू हमारी बात मान ले। मेरा दिल भारी हो गया। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। सानवी की फोटो मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं सोच रहा था, यह लड़की मेरे लायक नहीं। मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरी जिंदगी इतनी मस्त है, फिर मैं ऐसी लड़की से शादी क्यों करूं? लेकिन मम्मी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। अगले कुछ दिन मैंने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे अपनी नौकरी पर ध्यान देना है। लेकिन मम्मी टस से मस नहीं हुई। देवप्रयाग में शादी की बात फैल चुकी थी। पड़ोसी और रिश्तेदार तैयारियों में जुट गए। मेरे कुछ दोस्तों को भी खबर मिली। मेरे बेंगलुरु के दोस्त रोहन, नीरज और अजय गांव आए। जब उन्होंने सानवी की फोटो देखी तो मुझे चिढ़ाने लगे। नीरज ने हंसकर कहा, आर्यन, तू तो स्टार है यार, यह लड़की तेरे लायक नहीं। तुझे तो कोई इन्फ्लुएंसर टाइप लड़की मिलनी चाहिए थी। मैं बहुत गुस्सा हो गया। मैंने कहा, बस करो यार, ये मेरी मम्मी का फैसला है। शादी से 3 दिन पहले मैंने मम्मी से आखिरी बार कहा, मम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं बेंगलुरु वापस जा रहा हूँ। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, तू जा सकता है, पर मेरी इज्जत का सवाल है। अगर तूने ये शादी नहीं की तो मैं और तेरे पापा गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैं चुप हो गया। मम्मी की आंखों में दर्द था। मेरा मन चाह रहा था कि मैं कार में बैठकर बेंगलुरु भाग जाऊं, लेकिन मम्मी पापा की इज्जत की खातिर मैं रुक गया। शादी का दिन आ गया। देवप्रयाग में हल्दी और मेहंदी की रस्में हो चुकी थीं। मुझे दूल्हे के कपड़ों में सजाया गया। शेरवानी में मैं अच्छा लग रहा था, पर मेरे चेहरे पर उदासी थी। जब मैं मंडप में बैठा
तो मेरे दोस्तों ने फिर मुझे चिढ़ाना शुरू किया। रोहन ने धीरे से कहा, आर्यन, तू तो हीरो लग रहा है, पर तेरी दुल्हन। मैंने गुस्से में उसकी ओर देखा और वो चुप हो गया। सानवी को लाल जोड़े में मंडप में लाया गया। उसका शरीर पूरी तरह से दुपट्टे और शॉल से ढका था ताकि उसका लकवाग्रस्त पैर न दिखे। लेकिन हवा ने जब शॉल हटाया तो मैंने उसके पैर को देखा। मेरा दिल और भारी हो गया। मैं सोच रहा था, मैंने क्या गलती की जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। फिर भी मम्मी की खातिर मैंने सारी रस्में पूरी की। फेरे हुए, मैंने मंगलसूत्र पहनाया और सानवी मेरी पत्नी बन गई। शादी के मंडप से जब मैं घर की ओर चला तो मेरा दिल भारी था। मम्मी पापा खुश थे, गांव वाले ढोल नगाड़े बजा रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही, सानवी का पैर, वो कमजोर शरीर जिसे देखकर मुझे डर लग रहा था। मैंने मम्मी की इज्जत की खातिर शादी तो कर ली, पर अब आगे क्या होगा, ये सोचकर मेरा दिल डर रहा था। घर पहुंचते ही मम्मी ने मुझे और सानवी को एक कमरे में भेज दिया। पहाड़ी रस्म थी, सुहागरात। कमरा फूलों से सजा था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थीं। एक छोटी सी मेज पर मिठाई और दूध का गिलास रखा था। लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार था। मैंने सोचा था कि मेरी सुहागरात किसी खूबसूरत लड़की के साथ होगी जिसे देखकर मेरा दिल गदगद हो जाएगा, लेकिन यहां तो सब उल्टा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ। सानवी बिस्तर पर बैठी थी। लाल जोड़े में उसका घूंघट नीचे था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी, मगर मेरे दिल में अंधेरा छाया था। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और उसके पास गया। मेरे कदम भारी थे, जैसे कोई मुझे जबरदस्ती खींच रहा हो। मैंने सोचा, चलो आर्यन, ये रस्म पूरी कर ले, शायद वो इतनी बुरी न हो। लेकिन मेरे दिल में डर था। मैंने सानवी के सामने खड़े होकर कहा, सानवी, अपना घूंघट उठाओ। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ा सा डर। उसने धीरे से अपने हाथों से घूंघट उठाया। जैसे ही मैंने उसका सादा और सहमा हुआ चेहरा देखा, मेरा दिल धक से रह गया। उसके पैर में पट्टी बंधी थी और वो बैठी हुई भी एक तरफ को झुकी हुई थी। उसकी आंखें नीचे थीं, शायद उसे मेरे चेहरे का डर दिख रहा था। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पैर कांपने लगे। मैंने सोचा, ये क्या हो गया? मैं इस अपंगता के साथ कैसे जिंदगी बिताऊंगा? मैं पीछे हट गया। मेरा दिमाग शून्य हो गया। मेरे दोस्तों की बातें याद आईं, जो मुझसे कहते थे, आर्यन, तुझे कोई सुपर मॉडल टाइप लड़की मिलनी चाहिए। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि सुहागरात की रात तो खूबसूरत चेहरा देखकर मनमोहित होने की होती है, लेकिन यहां तो सब उल्टा है। मैं सानवी को देख नहीं पा रहा था। उसका शरीर मुझे एक बोझ लग रहा था। मैंने बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मुझे थोड़ी हवा चाहिए। मैंने बुदबुदाया और तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। सानवी ने कुछ नहीं कहा, वो बस चुपचाप बैठी रही। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कदम तेजी से छत की ओर बढ़े। मैं छत पर पहुंचा, जहां रात का अंधेरा और ठंडी हवा थी। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन मेरा दिल अब भी धड़क रहा था। मैं सोच रहा था, मैंने क्या गलती की जो मुझे ये सज़ा मिल रही है। छत पर एक पुराना मचान था, जहां मैं बचपन में दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारता था। मैं वहां बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन मेरे लिए सब कुछ धुंधला था। मैंने अपने दोस्तों को फिर याद किया, माइनस रोहन, नीरज, अजय। सबने मुझे चिढ़ाया था, आर्यन, तू तो स्टार है, यह लड़की तेरे लायक नहीं। उनकी बातें मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ रही थीं। मैं पूरी रात छत पर बैठा रहा। नींद नहीं आई। मेरा मन बेचैन था। अगले कुछ दिन बीत गए। मैंने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी निराशा बढ़ती गई। मैंने बिना किसी को बताए बेंगलुरु वापस जाने का फैसला किया। वहां मेरे दोस्तों ने मुझे एक लड़की से मिलवाया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, आत्मविश्वास से भरी हंसी, बिल्कुल वैसी जैसी मैं हमेशा चाहता था। मेरे दोस्तों ने कहा, आर्यन, ये तेरे लायक है, इसे छोड़ना मत। कुछ ही मुलाकातों में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने रूही से शादी करने का फैसला किया। मैंने उसे बताया कि मेरी पहली शादी हो चुकी है, लेकिन मैं सानवी को तलाक नहीं दूंगा, मैं उसे अलग रखूंगा। रूही को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने कहा, आर्यन, मुझे बस तुमसे प्यार है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैंने बेंगलुरु में एक छोटी सी शादी की। शादी के बाद मैं रूही को अपने गांव देवप्रयाग ले आया। घर में कदम रखते ही सब लोग हैरान रह गए। मम्मी ने रूही को देखा और उनका मुंह खुला रह गया। पापा चुपचाप एक कोने में खड़े थे। गांव वालों को जब खबर मिली कि मैंने दूसरी शादी कर ली तो हंगामा मच गया। मेरी चाची बोली, आर्यन, ये क्या किया तूने? सानवी का क्या होगा? मैंने कहा, चाची, ये मेरी जिंदगी है,
मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करूँगा। रूही के साथ मेरा हर दिन मज़े में बीत रहा था। उसकी हंसी मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन सानवी का हाल सबसे बुरा था। जब से मैं रूही को घर लाया, सानवी अपने कमरे में बंद रहने लगी। वो पहले भी चुप थी, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। मैंने एक रात मम्मी पापा की बातें सुनी। मम्मी रोते हुए बोली, श्रीकांत, ये सब मेरी गलती है। मैंने ही आर्यन की शादी सानवी से करवाई। अगर मैंने जिद नहीं की होती तो सानवी की जिंदगी ना बर्बाद होती। धीरे धीरे रूही की असली नीयत सामने आई। एक दिन उसने मुझसे कहा, आर्यन, सानवी को इस घर में रखना ठीक नहीं। वो यहाँ रहती है तो लोग हमेशा बातें करेंगे। उसे कहीं और भेज दो। मैंने रूही की बात पर गौर किया। वो सही कह रही थी। सानवी का इस घर में रहना मेरे लिए भी मुश्किल था। मैंने सोचा, रूही ठीक कह रही है, सानवी को यहाँ से जाना होगा। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और सानवी के कमरे में गया। मैंने कहा, सानवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने धीरे से सिर उठाया। मैंने गहरी सांस ली और बोला, सानवी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे डर लगता है। तुम्हारा लकवाग्रस्त पैर, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम कहीं और चली जाओ। मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, पैसे दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। सानवी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मेरा दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उसने बस एक लंबी, दर्द भरी नज़र मुझ पर डाली और फिर नज़रें झुका लीं। मैंने कहा, सानवी, तुम समझ रही हो ना, ये मेरे लिए बेहतर है। वो चुप रही, फिर धीरे से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मम्मी पापा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सानवी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाकर बिना एक शब्द बोले चली गई। मैंने उसे जाते हुए देखा, लेकिन मेरे दिल में कोई दुख नहीं था। मैं सोच रहा था, अब मेरी जिंदगी सेट है। रूही के साथ मैं खुश हूँ। लगभग 15 दिन बीत चुके थे। मम्मी अब मुझसे बहुत कम बात करती थी। पापा भी चुप रहते थे। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था। रूही मेरे पास सो रही थी। उसकी खूबसूरती अब भी मुझे लुभाती थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन था। मैं सोच रहा था, सानवी कहाँ होगी? वो ठीक तो होगी? मेरा मन बेचैन था। मैंने सोचा, मुझे उससे मिलना चाहिए। कम से कम ये तो देखना चाहिए कि वो कैसी है। अगली सुबह मैंने रूही को कुछ नहीं बताया। मैंने कार की चाबी उठाई, एक पुरानी शर्ट पहनी और ऋषिकेश के लिए निकल पड़ा, जहां सानवी का मायका था। रास्ते में मेरा मन भारी था। मैं सोच रहा था, मैंने सानवी के साथ इतना गलत कैसे किया? उसकी वो उदास नज़र मेरे सामने थी। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी। ऋषिकेश पहुंचकर मैंने गांव वालों से सानवी का पता पूछा। एक बुजुर्ग चाचा खेत में काम कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, चाचा, सानवी यहाँ रहती है ना? मैं उससे मिलने आया हूँ। चाचा ने मुझे गौर से देखा और बोले, तू आर्यन है ना, सानवी का पति? मैंने हाँ में सिर हिलाया। चाचा ने सिर हिलाया और बोले, वो अब यहाँ नहीं रहती। वो गांव के बाहर गंगा किनारे एक छोटे से घर में अकेली रहती है। मैं हैरान हो गया। अकेले? वो वहाँ क्या कर रही है? चाचा ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, तूने उसे छोड़ दिया। वो बेचारी अब अकेले रह रही है। मेरे दिल में एक चुभन सी हुई। मैंने उस छोटे से घर का पता लिया और कार चलाकर वहां पहुंच गया। गांव के बाहर एक पुराना सा घर था। सामने एक छोटा सा आंगन था। मैं कार से उतरा और दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद पंडित जी की पत्नी, जो सानवी की दूर की रिश्तेदार थी, बाहर आईं। उनका चेहरा सख्त था। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गुस्से में बोली, तू आर्यन है ना? मैंने चौंक कर कहा, हाँ, मैं आर्यन हूँ। आपको कैसे पता? उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, तू कैसा पति है? तेरे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं। तूने उस बेचारी का क्या हाल किया, तुझे अंदाजा भी है? उनकी बातें मेरे सीने में तीर की तरह चुभीं। मैंने कहा, आप मुझे जानती कैसे हैं? सानवी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। बूढ़ी औरत ने मुझे गुस्से से देखा। वो बोली, तूने उसका दिल तोड़ा, तूने उसे घर से निकाल दिया। अब तुझे उसकी फिक्र क्यों हो रही है? मैं चुप हो गया। उसकी बातें सच थीं। बूढ़ी औरत अंदर गई और एक पुराना सा लिफाफा लाकर मेरे हाथ में थमा दिया। ये ले, उसने कहा, अगर तेरे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो इसे पढ़ ले। मैंने पूछा, सानवी कहाँ है? पहले ये बताओ। लेकिन वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। मैंने लिफाफे को देखा। उस पर मेरे नाम से कुछ लिखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, इसमें ऐसा क्या है? ये बूढ़ी औरत इतने गुस्से में क्यों थी?
मैं उस छोटे से आंगन में एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक खत था। सानवी की लिखावट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय आर्यन, जब ये पत्र तुम्हारे हाथों में होगा तब शायद मेरी सांसें इस धरती से विदा ले चुकी होंगी। मेरी परछाई इस कमरे की दीवारों में गुम हो चुकी होगी और मैं उस अनंत सन्नाटे में उतर चुकी होंगी जहां कोई दर्द नहीं होता, कोई अपंगता नहीं होती, बस खामोशी होती है। आर्यन, कितना अजीब लगता है तुम्हारा नाम अब भी लिखते हुए। इस नाम के साथ मेरी जिंदगी की सारी परिभाषाएं जुड़ी थीं, माइनस बचपन के ख्वाब, जवानी की मुस्कानें और भविष्य की हर उम्मीद। तुम्हारे नाम के बिना तो मैंने कभी अपने आप को सोचा ही नहीं था। मुझे आज भी याद है जब तुम्हारी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा था, वो कांपते हुए पल, वो आंखों की हल्की सी मुस्कान। मुझे लगा था मेरी दुनिया अब मुकम्मल हो गई। तुम जैसे चुपचाप मेरी जिंदगी में आए थे, वैसे ही मेरी सांसों में बस गए थे। उस दिन से लेकर हमारी शादी तक हर लम्हा मैंने अपनी रूह में संजोया। फिर वो दिन आया जब मेरी पहचान बदल गई। मैं तुम्हारी पत्नी बनी। मुझे लगा था अब कोई दुख छू नहीं पाएगा, पर मेरी कल्पनाओं को किस्मत ने झुठला दिया। मेरे लकवाग्रस्त शरीर ने मेरी आत्मा को भस्म कर दिया, और जब मैंने टूटे हुए आईने में खुद को देखा तो पहली बार महसूस हुआ कि इंसान सिर्फ अधूरा नहीं होता, वो भीतर से राख भी हो सकता है। आर्यन, मैं जानती हूँ मेरा शरीर बदल गया। मेरा बायां पैर अब बोझ बन चुका है। मेरी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही। होठों की मुस्कान अब सहम कर रह गई और मेरी आवाज में अब कांपती हुई चुप्पी है। मगर मेरा दिल गौमा, वो तो अब भी तुम्हारे लिए वैसे ही धड़कता था। मैंने तो कभी नहीं चाहा कि तुम मुझे किसी रूप, किसी सुंदरता के लिए चाहो। मैं तो सिर्फ उस पल के लिए जी रही थी जब तुम मेरी आंखों में झांककर कहते, मैं साथ हूं। पर तुम चुप हो गए आर्यन। तुम्हारे मौन से ज्यादा चीखी कोई चीज नहीं। तुम्हारी आंखें मुझसे किनारा करने लगीं। तुम्हारा स्पर्श, जो कभी मेरे जीवन का संबल था, वो अचानक अजनबी हो गया। और फिर एक दिन तुम चले गए। न कोई विदा, न कोई वजह, बस खामोशी में लिपटा एक अंत। तब समझ आया कि इंसान को सिर्फ अकेलापन नहीं मारता, अस्वीकृति उससे भी बदतर होती है। मुझे याद है, मेरे पास एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, एक बड़ी सर्जरी का मौका जिससे मेरा पैर ठीक हो सकता था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने वो अपॉइंटमेंट रद्द करवा दिया। मैंने सोचा, अगर मेरा परफेक्ट शरीर भी होता तो भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करते। तुमने तो मेरे अंदर को ही अस्वीकार कर दिया था। अब इस टूटे शरीर को ठीक करने का क्या फायदा? तुमने कहा था कि मुझे सबसे अलग रखोगे, मेरे लिए पैसे भेजते रहोगे कि मैं आराम से रह सकूं। लेकिन मुझे न पैसे चाहिए थे, न दौलत। मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए था, और शायद वही सबसे कम मिला मुझे। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही आर्यन, हर दरवाजे की आहट पर दौड़ती रही। लोग कहते थे समय के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन ये झूठ था। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। अब मैं थक गई हूँ। मेरी रूह बोझिल हो चुकी है। कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं, बस एक अंधी सी तड़प है जिसे अब खुद ही सुलाना है। इसलिए आज रात मैं जा रही हूँ इस दुनिया से, इस चुप्पी से, इस इंतजार से। लेकिन जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अगर कभी किसी शाम तुम्हारा दिल भारी लगे, अगर किसी पुराने गाने में मेरी सिसकी गूंजे, तो सिर्फ एक पल के लिए रुक जाना आर्यन, और याद कर लेना कि कोई था जो टूटकर तुमसे प्यार करता था, जिसने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, बस चाहा था सिर्फ तुम्हें। मेरी कोई कब्र नहीं होगी, शायद कोई तस्वीर भी नहीं, पर मेरी मोहब्बत वो हवा में घुली रहेगी। जब भी सर्द हवा तुम्हारे गालों को छुए, समझ लेना सानवी आई थी, एक आखिरी बार अलविदा कहने। तुम्हारा प्यार, सानवी। खत पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने खत को बार बार पढ़ा। हर शब्द मेरे दिल में चुभ रहा था। मैंने सोचा, मैंने क्या कर दिया? मैंने सानवी के साथ इतना गलत कैसे किया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उस छोटे से आंगन में बैठ गया। मेरे गले से चीख निकल रही थी, सानवी, मैंने तेरे साथ गलत किया। मैं चिल्लाने लगा। मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने बूढ़ी औरत को आवाज दी, सानवी कहाँ है? मुझे बताओ। लेकिन वो औरत कहीं दिख नहीं रही थी। मैंने गांव में और लोगों से पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सानवी कहाँ गई। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया। मेरे मन में सिर्फ पश्चाताप था। मैंने सोचा, मैंने सानवी को कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ उसका कमजोर शरीर देखा, उसका दिल नहीं। मैं रोता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सानवी अब मेरे सामने नहीं थी। प्रेरणा की बात, जिंदगी में रूप रंग और चमक दमक एक अस्थायी पर्दा है। सच्चा प्रेम और सम्मान हमेशा व्यक्ति के आंतरिक सौंदर्य और भावना में बसता है। किसी की कमजोरी को उसकी पहचान बनाने से पहले उसके त्याग और निस्वार्थ प्रेम को पहचानने की कोशिश करो। पश्चाताप तब होता है
जब वक्त हाथ से निकल जाता है। दोस्तों, मेरी कहानियां चैनल की वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।